हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका माइक्रो इकोनॉमिक्स की इस सीरीज में। जैसा कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 को देख चुके थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था किस चीज़ के बारे में, कार्डिनल अप्रोच के दो लॉ के बारे में, जिसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ डीएमयू और लॉ ऑफ ईएमयू के बारे में बात किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने लॉ ऑफ डीएमयू, यहाँ हम लोगों ने कार्डिनल शुरू किया, फिर हम लोगों ने लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा और फिर उसी से आगे चलते हुए हम लोगों ने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ ईएमयू पढ़ा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। इसके आगे चलते हुए अब अगर हम आज की क्लास शुरू करें तो आज की क्लास हमारा ऑर्डिनल अप्रोच पर है। ऑर्डिनल अप्रोच पर है। पहला हम लोगों ने कार्डिनल पढ़ा, अब हम लोग ऑर्डिनल के बारे में समझ रहे हैं। जहां पर हम लोगों ने ऑर्डिनल की बात की थी वहां हम लोगों ने कहा था कि इसमें हमें एक थ्योरी पढ़नी है, जिस थ्योरी का नाम है इनडिफरेंस कर्व थ्योरी। इनडिफरेंस कर्व थ्योरी, इनडिफरेंस कर्व थ्योरी या ऑर्डिनल अप्रोच जो है या ऑर्डिनल थ्योरी जो है, एनालिसिस जो है, इसमें होता क्या है कि जब हम लोगों ने यूटिलिटी शुरू किया तो हम लोगों ने क्या कहा कि यूटिलिटी को मेजर कर पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी अल्फ्रेड मार्शल ने उसे मेजर करने का कुछ तरीका बताया। एक तरीका उन्होंने कहा कि हम उसे कुछ नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। तो उनका एक ट्रेडिशनल अप्रोच आया जिसे हम लोगों ने मार्शलियन अप्रोच भी कहा, और कहा कि दो अप्रोच जो हैं उस लॉ के अंतर्गत कार्डिनल अप्रोच के जरिए, कार्डिनल अप्रोच जहां पर हम काउंटिंग कर सके हों, वहां पर हम लोगों ने कहा लॉ ऑफ डीएमयू और लॉ ऑफ ईएमयू। फिर कहा गया कि यार कितनी चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, हमेशा तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, और सच यही है कि आप अपनी यूटिलिटी को हमेशा काउंट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें कई बार ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ही तय करते हैं। जैसा कि आप अपने आम जीवन में भी अपनी यूटिलिटी के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ही तय करते हैं। तो यहां पर उसके लिए दूसरा लॉ, दूसरा अप्रोच लेकर के आया गया, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, ऑर्डिनल अप्रोच या ऑर्डिनल एनालिसिस। ठीक है ना, जिसमें हम लोग इनडिफरेंस कर्व थ्योरी से क्या समझते हैं, हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की बात होती है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की बात की तो क्या कहा कि यहां पर हम लोग रैंकिंग या ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस करते हैं, यानी ये थ्योरी या ये अप्रोच देने का काम किसने किया था, बुक्स के हिसाब से जे.आर. हिक्स ने। हालांकि कई जगह पर नाम आप देखेंगे तो हिक्स एंड एलन दोनों का ही मिलेगा, हिक्स एंड एलन दोनों का ही मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन कई बुक्स में जे.आर. हिक्स का ही नाम है, तो आप हिक्स भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना। इनडिफरेंस कर्व क्या है, क्योंकि यहां पर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस करने के लिए, कुछ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस करने के लिए या रैंकिंग तय करने के लिए कम से कम दो गुड्स होने चाहिए ना। अकेले एक गुड से कैसी रैंकिंग, वो तो बेचारा हमेशा ही फर्स्ट आएगा। यानी कम से कम दो चीजें होंगी, दो गुड्स या दो कमोडिटीज होंगी, तो ही हम रैंकिंग कर सकते हैं कि इसको पहले कंज्यूम करें कि इसको पहले कंज्यूम करें, तभी कर सकते हैं। तो यानी इनडिफरेंस कर्व जो है ये कॉम्बिनेशन की बात करता है दो गुड्स के। किसकी बात करता है, कॉम्बिनेशन की बात करता है दो गुड के, जहां पर हम क्या तय करते हैं कि हम किस गुड को कितना प्रेफर कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी, किस गुड की हम कंज्यूम करने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, यूटिलिटी की बात, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगा। तो उसी तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि दो कमोडिटीज हमारे सामने रखी हुई हैं, उनमें प्रेफर करना है कि हम मैगी ज्यादा पसंद करेंगे या यिप्पी ज्यादा पसंद करेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है। तो कोई प्रेफर करेगा ज्यादा मैगी, कम यिप्पी। उसी तरीके से अगर कम मैगी कंज्यूम करोगे तो यिप्पी ज्यादा करोगे। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये हमेशा ही चलने वाला है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बात आपको समझ में आ रही है। तो उसी तरीके से जब हम इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि एन इनडिफरेंस कर्व शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। क्या लिखते हैं, एन इनडिफरेंस कर्व shows the combination of two goods। यानी कि हम यहां पर क्या बात करने वाले हैं, दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि कम से कम दो गुड्स होने चाहिए, क्या करने के लिए, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस या रैंकिंग तय करने के लिए। ठीक है ना। और हर पॉइंट पर दैट गिव्स
इक्वल सेटिस्फेक्शन एट ईच पॉइंट टू अ कंज्यूमर। ठीक है, यानी एक कोई कर्व है जहां पर हम दो कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करने वाले हैं और वो कर्व का हर पॉइंट इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देने वाला है। बात आपको समझ में आ गई? तो जब हम इनडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करते हैं तो हम कैसे उसको ड्रॉ करते हैं? हम कोई ऐसा एक फिर से दो प्लेन बनाते हैं। दो प्लेन में क्या, एक वाई एक्सिस, एक आपका एक्स एक्सिस, ओरिजिन। यहां से हम कहते हैं कि कई सारे कॉम्बिनेशन से बनकर के जो कर्व बना है, जो कॉन्वेक्स शेप का है, जो किस शेप का है, कॉन्वेक्स शेप का है, उसी को हम कहते हैं इनडिफरेंस कर्व। असल में क्या होता है कि यहां पर कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं रफ में यहां पर आपको दिखाऊं, कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन सारे कॉम्बिनेशन से आप कोई थ्योरी नहीं बना पाएंगे। तो आप क्या कहते हैं कि उन्हीं कॉम्बिनेशंस को हम लें जो एक सेम प्लेन पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, इसीलिए सेम प्लेन पर लाई करता हुआ हम एक इनडिफरेंस कर्व बनाते हैं जो कॉन्वेक्स शेप का होता है। आपको बात समझ में आ गई? आपको बात समझ में आ गई? अब यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि नीचे कोई गुड x लिया हुआ है और ऊपर यहां कोई गुड y लिया हुआ है। नीचे एक गुड x लिया हुआ है और ऊपर y एक्सिस पर एक गुड y लिया हुआ है। इन्हीं में से हमको क्या करना है, कॉम्बिनेशंस चूज करना है कि हम किसको कितना कंज्यूम करना चाहते हैं। बात समझ में आ गई? किसको कितना कंज्यूम करना चाहते हैं। मान लिया कि एक प्रेफरेंस है, ये प्रेफरेंस A है। A प्रेफरेंस होने का मतलब क्या हो गया कि हम कुछ OX1 गुड X कंज्यूम करना चाहते हैं और OY1 कुछ गुड Y कंज्यूम करना चाहते हैं। अगर हम A से B की तरफ आ गए तो इसका मतलब हम X को अब ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं पहले से, यानी OX1 से ज्यादा OX2 कंज्यूम कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। हमारे पॉकेट में घर वालों ने 500 रुपए दिया था कि जाओ X कॉमोडिटी और Y कॉमोडिटी दोनों ही कंज्यूम करके आओ। अब मेरे पास 500 रुपए है, अगर मैं X को ज्यादा कंज्यूम करूंगा तो Y को कम कंज्यूम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसे अभी भी मेरे पास क्या है, 500 हैं। आपको बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही हमने X को X1 से X2 गए हम X कमोडिटी के लिए, इंक्रीज किया X कमोडिटी, तो Y क्या हो गया, पहले से डिक्रीज कर गया। और पहले OY1 कंज्यूम करते थे तो अब OY2 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं। यानी हम यहां पर किस चीज की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ X1 एंड क्वांटिटी ऑफ X और क्वांटिटी ऑफ Y की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? अगर X की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो Y की क्वांटिटी को घटाना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बात समझ में आ गई? जो इनकम है उसको पूरा स्पेंड करना है और वो इनकम बीच में अचानक से बढ़ नहीं सकता, वो फिक्स है। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं, फिक्स हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम एक इनडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं। हम क्या करते हैं, एक इनडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं। तो आपने क्या समझा यहां से? आपने समझा कि इनडिफरेंस कर्व में ये किसका पार्ट है, ये ऑर्डिनल का पार्ट है। और ऑर्डिनल किसकी बात करता है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की बात करता है या रैंकिंग की बात करता है। तो ये होने के लिए कम से कम दो या दो से अधिक कमोडिटी, कम से कम दो की जरूरत है। तो थ्योरी बनाने के लिए हमने दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को लिया। तो इसीलिए हमने क्या कहा, इनडिफरेंस कर्व, एंड इनडिफरेंस कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स, और इस इनडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पर, चाहे ये इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे, इन सारे ही इनफाइनाइट पॉइंट्स पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, ए को ज्यादा ए पे रह रहे हैं या बी पे रह रहे हैं या सी पे रह रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, सेम है अपने अपने हिसाब से। बात समझ में आ गई? तो हम सी पे रह सकते हैं, हम डी पे रह सकते हैं, ई पे। बस याद क्या रखना है हमको कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जहां पर उस कर्व पर मिलने वाला हर पॉइंट क्या देगा, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। यही हमारा इनडिफरेंस कर्व होता है। इनडिफरेंस कर्व किस शेप का है, तो हम देख रहे हैं कि सी शेप का, यानी कॉन्वेक्स शेप का है। आपको बात समझ में आ गई? कॉन्वेक्स शेप का है। तो यहां से आपको इनडिफरेंस कर्व थ्योरी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या हो रही है, समझ में आ रही है। इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या हो रही है, समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा स्लोप का। आपने एक नाम सुना होगा स्लोप का। स्लोप का मतलब क्या है, जैसे मैं अभी जहां पे वीडियो बना रहा हूं वो सेकंड फ्लोर पे है। वो कहां है,
सेकंड फ्लोर पर है, तो मैं सीढ़ियां चढ़कर आया हूंगा। तो मान लिया कि कुछ ऐसा शेप में सीढ़ी है जहां से मैं चढ़ चढ़ के यहां पहुंचा, ठीक है ना। तो स्लोप का मतलब इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि एक बेस होगा, एक बेस होगी, ठीक है ना, एक क्या होगा, एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, और ये स्लोप सीढ़ी, एक सीढ़ी जैसी कुछ बनी होगी जिसमें मैं चल चल के यहां पर आया हूं। मतलब क्या है कहने का, मतलब कहने का ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जहां पर आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है, और वहां पर जब आप स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप को आप किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, आप tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। याद है ना, जहां पर sin थीटा cos थीटा पढ़ा था, tan थीटा पढ़ा था, कोसेक थीटा पढ़ा था, सेक थीटा पढ़ा था, आपने cot थीटा पढ़ा था, तो आपने क्या कहा था कि sin थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। रिवीजन करा रहे हैं 10th का, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है इसमें। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट्टम कुट्टा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी p अपॉन v। बात समझ में आ रही है। तो tan थीटा जो कि स्लोप है वो क्या दिखा रहा है, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर इस डायग्राम में हम देखें तो हम कहते हैं ना कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और अगर इस थीटा एंगल पे चीजें हो रही हैं तो ये बेस है और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। सेम बात अगर इस ग्राफ में हमारे इंडिफरेंस कर्व के, तो क्या हमको दिख रहा है एक ऐसा कुछ जहां पर एक 90 डिग्री फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, और इस 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला चीज हाइपोटेनस जैसा दिख रहा है, और क्या ये हमको एक थीटा एंगल पे एक बेस दिख रहा है, एक बेस दिख रहा है, और क्या हमको ये परपेंडिकुलर दिख रहा है। क्या इस हिस्से को मैं बाहर निकाल दूं, इस हिस्से को बाहर निकालेंगे तो कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है। और कुछ ऐसे का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो जगह है, ये वाला जो जगह है, क्या ये डेल्टा वाई को दिखा रहा है, ये वाई के चेंज को दिखा रहा है, तो इसको मैं डेल्टा वाई कह सकता हूं। ये वाला जो बेस है, ये वाला बेस क्या दिखा रहा है, चेंज इन एक्स को दिखा रहा है, तो मैं इसको चेंज इन एक्स कह सकता हूं। और tan थीटा के हिसाब से, tan थीटा के हिसाब से, p अपॉन बी के हिसाब से, p मतलब डेल्टा वाई और b मतलब डेल्टा एक्स, तो मैं कह सकता हूं कि जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का, वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है। क्लियर हो गई आपको बात। जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का, वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स है। बात समझ में आ गई, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स है। अच्छा, इसको अब थोड़ा इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा क्या कहती है कि चेंज इन वाई तो सेक्रीफाइस को दिखा रहा है। चेंज इन वाई किसको दिखा रहा है, सेक्रीफाइस को दिखा रहा है। मैं इस बात को यहां लिख रहा हूं, मैं लिख क्या रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि tan थीटा यहां पर है, tan थीटा यहां पर है स्लोप, और स्लोप क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये डेल्टा वाई जो है, ये डेल्टा वाई सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, इसको गेन करने के लिए मैं इसको सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो यानी इसको मैं सेक्रीफाइस कह सकता हूं। डेल्टा एक्स गेन है, तो मैं कह सकता हूं कि स्लोप जो होगा इंडिफरेंस कर्व का, वो सेक्रीफाइस अपॉन गेन होगा, सेक्रीफाइस अपॉन गेन होगा। ये क्या है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सेक्रीफाइस अपॉन गेन होगा। क्लियर है बात। इकोनॉमिक्स में इस सेक्रीफाइस अपॉन गेन को या इस स्लोप ऑफ आईसी को एक नाम दे दिया गया, उसका नाम कहा गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या हम कह सकते हैं MRS, या हम कह सकते हैं MRS। तो जब भी आप गुड X और गुड Y लीजिएगा तो हमेशा ऐसे गुड्स को लीजिएगा जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हों, जैसे टी और कॉफी, ठीक है ना। मैं टी यहां गुड X ले लूं, गुड Y मैं कॉफी ले लूं, तो टी को गेन करूंगा जब कॉफी को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये एक प्रोसेस है जिससे आप क्या क्या समझ गए कि इंडिफरेंस कर्व थ्योरी क्या है, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी का स्लोप क्या होता है, और इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी के स्लोप को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या MRS कहते हैं। और ये MRS किसके बराबर होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर होता है। और ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का, डेल्टा वाई सेक्रीफाइस है, डेल्टा एक्स गेन है, तो यानी कि MRS इज इक्वल टू सेक्रीफाइस अपॉन गेन है। आपको ये बात समझ में आ गई।
कोई कठिन सा मैथ्स नहीं है, बहुत इजी सा मैथ्स है। क्लियर हो गई ये सारी बात? ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ने पे हम एक बात देखते हैं कि मैं एक शेड्यूल बना रहा हूं। एक शेड्यूल कैसा है? मान लिया कि मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया, और कॉम्बिनेशन बनाते हुए मैंने कहा कि एक मैं बनाना दिखा देता हूं और एक मैं मैंगो दिखा देता हूं। ठीक है, बनाना और मैंगो। और ये सारी चीजें किसकी बात हो रही है? क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी ऑफ बनाना और क्वांटिटी ऑफ मैंगोस। ठीक है ना? मान लिया कि ए बी सी डी, उस इंडिफरेंस कर्व पे कुछ 4 कॉम्बिनेशन बने, ए बी सी और डी। ए बी सी डी में जो बनाना की क्वांटिटी है वो 1 2 3 और 4 है, और जो मैंगो की क्वांटिटी है वो 15 12 10 और 9 है। 15 12 10 और 9 है। हम यहां क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम एक बनाना को गेन कर रहे हैं, वैसे ही हमको यहां 3 मैंगो को क्या करना पड़ रहा है? सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। देख पा रहे हैं हम ये बात? जैसे ही हमने 2 से 3 यानी एक और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ बनाना क्वांटिटी क्या किया, यूटिलिटी की मैंने जैसे उसकी, वैसे ही हमको 2 यूनिट अब क्या करना पड़ रहा है? बनाना को, मैंगो को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। फिर मैंने 1 यूनिट गेन किया बनाना का, तो अब मुझे 1 यूनिट मैंगो का क्या करना पड़ रहा है? सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। याद कीजिए मेरी पिछली क्लास जब हम लोग पीपीसी पढ़ रहे थे, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो चेंज है, ये चेंज जब किस ऑर्डर में हो? घटते हुए ऑर्डर में हो। जैसे यहां तो कोई चेंज नहीं दिख रहा है, तो मान लीजिए डैश कर दिया। यहां क्या 3 का चेंज दिख रहा है? 15 से 12। क्या यहां 2 का चेंज दिख रहा है? क्या यहां 1 का चेंज दिख रहा है? और अगर इसको रेशियो में लिखूं तो हर जगह 1 का चेंज दिख रहा है। तो यानी यहां 3:1 का चेंज है, यहां 2:1 का है, यहां 1:1 का है। और याद कीजिए पीपीसी में जब ये चेंज हम लोग देख रहे थे, तो उसको भी हम लोगों ने स्लोप कहा था ना? स्लोप कहा था। क्यों स्लोप कहा था? क्योंकि ये 3 क्या है? ये 3 डेल्टा वाई है, ये सेक्रीफाइस है। और ये 1 क्या है? डेल्टा एक्स है, गेन है। और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ही क्या है? स्लोप है। और उसी स्लोप को मैं क्या नाम दे रहा हूं? MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नाम दे रहा हूं। और मैंने ये बात आपसे पीपीसी में कही थी, ये बात कि जब भी ये क्या हो, MRS डिक्लाइन करता हो, तो हमेशा शेप ऑफ कर्व कैसा होगा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। याद करिए, रिवाइज कीजिएगा ये बात। मैंने पीपीसी के शेप में आपको बताया था कि पीपीसी 3 शेप का हो सकता है। एक वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, एक वो कॉनकेव हो सकता है, एक वो कॉन्वेक्स हो सकता है। मैंने ये सारी बात की थी। और मैंने क्या कहा था कि जब जो MRT है, वहां पर स्लोप क्या था? MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वो कांस्टेंट है, यानी अगर यहां पर 1 यूनिट का चेंज आया, गेन आया, तो यहां 1 ही यूनिट का सेक्रीफाइस हो। यहां 1 यूनिट का गेन, तो यहां 1 ही यूनिट का सेक्रीफाइस। अगर 1:1 1:1 1:1 केस चल रहा है, तो वहां पर हमको क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जब पीपीसी कॉन्केव हुआ, तो हम लोगों ने क्या कहा कि अब ये जो चेंज है, ये सेक्रीफाइस जो है, वो बढ़ता जाए, यानी 1 2 3 के फॉर्म में हो, 1:1 2:1 3:1 हो। तो वहां पर शेप हमको कैसा मिलेगा? हमको कॉन्केव मिलेगा। लेकिन जब क्या हो, यहां पर चेंज हमको कैसा दिखे? घटता हुआ दिखे, स्लोप हमको घटता हुआ दिखे, तो उस केस में ग्राफ कैसा होता है? वहां पर ग्राफ कैसा होता है? वहां पर ग्राफ कॉन्वेक्स होता है। आपको बात समझ में आ गई? और क्योंकि MRS हमेशा डिक्लाइन करता रहता है, इसीलिए शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमेशा ही कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। अब सवाल उठता है, क्यों डिक्लाइन करता हुआ होता है? क्यों हमेशा डिक्लाइन करता हुआ होता है? तो आप सोचिए ना कि जब हम 3 यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे मैंगो का, तो अब उसके लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, वो आपके अंदर क्या होगी? रिक्वायरमेंट मैंगो की बढ़ जाएगी। तो जब एडिशनल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो आप क्या सोचेंगे कि यार थोड़ा सेक्रीफाइस हम क्या करें? कम करें। अपने सेक्रीफाइस को कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम पहला सेक्रीफाइस ज्यादा किए, अब सेक्रीफाइस कर दिए ना, तो एडिशनल की यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई? इंक्रीज करने की वजह से जो हमारा चेंज होगा, वो धीरे धीरे घटता हुआ जाएगा। बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे क्या होगा? घटता हुआ जाएगा। क्योंकि MRS घटता इसलिए है क्योंकि क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस जब हमने किया,
तो mu क्या हो गया, मार्जिनलिटी, एडिशनल की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, एडिशनल की रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर गई, एडिशनल की रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर गई, इस वजह से एमआरएस क्या होगा, डिक्रीज करता हुआ होगा। आपको बात समझ में आ रही है, ये बात आपको क्लियर हो रही है। जैसे ही आप सेक्रीफाइस ज्यादा करेंगे, जब आपने सेक्रीफाइस कर दिया मैंगो का, तो आप कहेंगे यार मैंगो का सेक्रीफाइस हो गया है, मुझे उसके एडिशनल की और रिक्वायरमेंट लग रही है। बात समझ में आ रही है, ऐसा लगता है ना कंज्यूमर को, ठीक है ना। तो ये वाली बात अगर आपको समझ में आ रही है, तो इसीलिए क्या होता है, एमआरएस डिक्रीज करता हुआ होता है, और इसीलिए क्या होता है, जो इनडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। मुझे उम्मीद है आपको बात क्या हो रही है, समझ में आ रही है, क्लियर है बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और हम लोग आगे चलते हुए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो टेंडेंसी होती है एमआरएस की फॉल करने की, वो मैंने आपसे कहा कि इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ बनाना इज नोन एज, अच्छा एक बात आप और लिख सकते हैं नोट करके आप एक बात और लिख सकते हैं, नोट करके आप क्या लिख सकते हैं, जो बात मैं कह रहा था, the tendency for the MRS to fall, for the MRS to fall with increase in quantity of banana, with increase in quantity of banana, with increase in quantity of bananas is known as law of diminishing marginal rate of substitution। आप बात समझ पे आ रही है आपको, यही बात हम लोग कह रहे थे, यही बात हम लोग पीछे कह रहे थे, क्या कर रहे थे, सेक्रीफाइस हम कर रहे थे मैंगो का, एक एक गेन कर रहे थे बनाना का जैसे हम एक एक गेन करते जाएंगे तो एमआरएस क्या होगा, एमआरएस क्या होगा फॉल करता जाएगा। क्या लिखा हुआ है, टेंडेंसी फॉर द एमआरएस टू फॉल विथ इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ बनाना इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या मैं कह रहा हूं, यहां पर बनाना को जैसे हम गेन करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे क्या हो रहा है, बनाना को गेन करते हुए क्या हो रहा है, हम क्या देख पा रहे हैं कि एमआरएस फॉल कर रहा है। आप देखिए बनाना यहां पर हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हुए, और एमआरएस क्या हो रहा है, 3:1, 2:1, 1:1। तो गेन ऑफ बनाना जरूर हो रहा है, लेकिन एमआरएस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। और इसी प्रोसेस को, इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बात आपको समझ में आ गई, बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग अब समझते हैं, इसके आगे हम लोग समझते हैं कि शेप ऑफ आईसी, जो मैंने आपको बता दिया कि शेप ऑफ आईसी आपकी कॉन्वेक्स होती है, लेकिन एक केस और हम लोग समझते हैं शेप ऑफ आईसी का, एक केस और हम समझते हैं। मैं एक कॉम्बिनेशन ले लेता हूं, एक कॉम्बिनेशन ले लेता हूं, क्वांटिटी ऑफ 5 रुपी नोट और क्वांटिटी ऑफ 5 रुपी क्वाइन, ठीक है। अब इसमें हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ए बी सी डी 4 कॉम्बिनेशंस लेते हैं, इसको 1 2 3 4 लिखते हैं, और जो हमारा क्वांटिटी ऑफ क्वाइन है उसको हम 8 7 6 5 लेते हैं। यहां पर अगर हम एमआरएस निकालें, यहां पर अगर हम एमआरएस निकालें तो हमको क्या दिख रहा है, यहां पर एमआरएस पे हमको क्या दिख रहा है कि जो चेंज है वो क्या हो रहा है, वो इक्वल है, यानी 1:1 का ही चेंज हो रहा है। आप देख पा रहे हैं, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि यहां पर चेंज हमेशा क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस अपॉन गेन हमेशा 1:1 का हो रहा है, 1:1 का हो रहा है। तो आप यहां से ये बात देख सकते हैं। अच्छा, पहले वाले में तो आप कोई सेक्रीफाइस नहीं दिखाएंगे, डैश है, यहां आपको क्या दिख रहा है, 1 का चेंज, 1:1, फिर से 1:1,
फिर से 1:1। तो इस केस में शेप ऑफ आईसी कैसी होगी? इस केस में शेप ऑफ आईसी, अगर यहां पर हम क्वांटिटी ऑफ 5 रुपी नोट ले लें और यहां पर हम कॉइन ले लें, तो शेप कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि रेशियो क्या हो गया? इक्वल है, 1:1 1:1 1:1। यही बात अभी हम लोग समझ रहे थे। अच्छा, ये कब हो सकता है? ये तभी होगा स्ट्रेट लाइन, ये तभी होगा स्ट्रेट लाइन जब हमको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मिलेगा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मिलेगा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब कि जब हम 5 रुपए के क्वाइन की बात करें और 5 रुपए के नोट की बात करें, तो दोनों को हम आसानी से चेंज कर दें। दोनों की वैल्यू क्या है? एक जैसी है। वो एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल करेंगे तो कोई अंतर नहीं मिलेगा। वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। टी और कॉफी में आपको परफेक्टली सब्स्टिट्यूशन थोड़ा कम दिखेगा, कुछ चेंज दिखेगा। कुछ लोग कॉफी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, टी को नहीं करते हैं। लेकिन 5 रुपए के क्वाइन और 5 रुपए के नोट में कौन किसको ज्यादा प्रेफर करता है, ये बड़ा मुद्दा नहीं होता है। ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। तो इनडिफरेंस कर्व में एक केस स्ट्रेट लाइन का आता है, और वो केस स्ट्रेट लाइन का कब होगा? जब हमको क्या देखने को मिलेगा? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट देखने को मिलेगा। इस बात को हमको क्या रखना है? याद रखना है। बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर हो रही है बात? कोई डाउट किसी को? देखिए, कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसी समय कमेंट कीजिए, देखते हुए वीडियो कमेंट कीजिए अगर डाउट हो तो। ठीक है, ये साइड बुक्स में नहीं मिलता है, खास करके ये एनसीईआरटी में दिया हुआ ये कंसेप्ट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का, इसलिए मैं इसको बार बार जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आप अपने नोट में लिख सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए हम जो एक टॉपिक की बात करते हैं, उसका नाम है मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस। ठीक है, मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कुछ बंडल्स ऑफ गुड्स होते हैं, ठीक है ना, बंडल्स ऑफ गुड्स। मैंने मान लिया कि 2 गुड्स हैं, उनका बंडल मैंने रख लिया, एक X1 X2 और एक रख लिया Y1 Y2, और मैं एक कंज्यूमर हूं, मेरे पास ये 2 बंडल मुझे सामने दिख रहे हैं, मुझे चूज करना है कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस पे मिल रहा है। तो मैं देखूंगा कि भैया ये X1 X2 की वैल्यू क्या है और इस Y1 Y2 की वैल्यू क्या है। अगर मैं देखूंगा X1 ज्यादा है, X2 ज्यादा है और Y1 और Y2 कम है इसके कंपैरेटिवली, तो मैं X1 X2 को क्या करूंगा? चूज कर लूंगा। बात यहां से क्लियर हो गई। तो मोनोटॉनिक प्रेफरेंस क्या कहता है कि कई सारे कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे, बंडल्स ऑफ गुड्स मिलेंगे, उनमें आपको क्या करना होता है? अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के हिसाब से जो सबसे ज्यादा गुड्स जहां पर देखने को क्वांटिटी में मिलते हैं, आप उस बंडल को, उस कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं? चूज कर लेते हैं। ठीक है ना, उस चीज को आप क्या कर लेते हैं? चूज कर लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि X1 X2 क्या है? क्वांटिटी में ज्यादा है। तो आप ये बात लिख सकते हैं यहां पर कि इफ X1, X2 is more at least one of the good and no less of other good compared to Y1 Y2, then the consumer prefers X1, X2 to Y1, Y2. Preferences of this kind are called मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। बात समझ में आ गया? क्या बात लिखी हुई है यहां पर? इफ X1, X2 इज मोर एटलीस्ट वन ऑफ द गुड एंड नो लेस ऑफ अदर गुड,
कंपेयर टू y1 y2। x1 x2 में कोई एक क्या हो कम से कम इस y1 y2 के कॉम्बिनेशन से अधिक हो। मान लिया कि ये 10 है, ये 8 है, ठीक है। y1 y2 में मान लिया कि ये आपका 7 है और ये आपका 6 है, ठीक है ना। तो ये दो बंडल्स अगर आपके सामने पड़े हुए हैं तो आप किसको चूज करेंगे? आप ज्यादा वाले को चूज करेंगे जहां पर 10 और 8 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो इफ x1 x2 इज मोर एटलीस्ट वन ऑफ द गुड, मतलब इसमें से कोई एक गुड कम से कम क्या हो, ज्यादा हो y1 y2 से, एंड नो लेस ऑफ अदर गुड, और दूसरा वाला भी क्या हो, बहुत ज्यादा कम ना हो, देन द कंज्यूमर प्रेफर x1 x2 टू y1 y2। तो वो क्या करेगा? x1 x2 को प्रेफर करेगा ओवर y1 y2, और इस तरह के प्रेफरेंस को हम क्या कहते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं। सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं हम कि जब भी कई सारे बंडल्स हमारे पास पड़े हों, उन सारे बंडल्स में से जो सबसे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे सकता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि इसको ही कंज्यूमर क्या करता है? चूज करता है, क्योंकि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, और वही क्या कहलाता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहलाता है। बात आपको समझ में आ गई? चलिए इसके आगे चलते हैं, और इसके आगे हम लोग बात करेंगे फीचर्स की, फीचर्स ऑफ आईसी की। फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो हम पहले क्या कहते हैं? आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी आपने डायग्राम देखा है पीछे कि आईसी का स्लोप कैसा होता है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। क्यों लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है? मैंने आपसे एक बात और कही थी, और अगर नहीं कही है तो फिर से सुन लीजिए कि ग्राफ आपके, लाइन आपके कैसे हो सकते हैं? कैसा हो सकता है लाइन? एक आपका ऐसा लाइन हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ये होने का मतलब क्या हुआ? कभी भी लाइन जब लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ आती है तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहां पर x और y में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन है, यानी कोई एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। और जब भी लाइन क्या हो, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जाती हुई हो, x और y क्या हो, अगर अपवर्ड जाती हुई दिखे तो इसका मतलब दोनों में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है, और दोनों ही बढ़ रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख लें, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो इतना x और इतना y, अगर पॉइंट को हम यहां ले लें तो x तो बढ़ जाएगा लेकिन y घट जाएगा, यानी इनवर्स रिलेशन। जब भी हम अपवर्ड लाइन का ग्राफ देखें, मान लीजिए एक पॉइंट ये है, दोनों x1 y1 यहां है, एक पॉइंट यहां लिया, दोनों ही बढ़ गए, x और y दोनों ही बढ़ गए। बात समझ में आ गई? तो जब भी लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होगी तो इसका मतलब कि x और y दोनों ही क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। यहां पर अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग कोई भी कर्व हमको दिखता है तो इसका मतलब एक और दूसरा आपस में इनवर्स रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व क्योंकि नीचे की तरफ आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इनवर्स रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए नेगेटिव स्लोप दिखाता है, इसीलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो क्यों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेफ्ट टू राइट? क्योंकि यहां पर एक को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है दूसरे को गेन करने के लिए, जो कि इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स। क्लियर है बात? ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारा जो फीचर्स है या प्रॉपर्टी है, आप जो भी कहें, कि हायर द आईसी हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर द आईसी हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे अगर मैं ये इंडिफरेंस कर्व बनाऊं, एक इंडिफरेंस कर्व ये हो गई, मान लिया इसका नाम है IC1, एक इंडिफरेंस कर्व ये हो गया, इसका नाम है IC2, ठीक है। दोनों इंडिफरेंस कर्व दिख रहे हैं। अगर मैं कह लूं कि एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहां पर, इस पॉइंट पर मुझे ये IC इतना y, OY और OX कॉम्बिनेशन दे रहा है, क्या इसी y लेवल पर अगर मैं इस IC को देखूं तो इसी OY पे अब क्या मुझे ज्यादा x मिल रहा है? ज्यादा x मिल रहा है। तो जितना राइटवर्ड IC जाता जाएगा, जितना हायर IC जाता जाएगा, उतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। आपको बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बिना y को कॉम्प्रोमाइज किए x क्या हो गया? OX से OX1 हो गया।
बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हो गया? हायर द आईसी हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तीसरा हम लोग क्या कह लें कि टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो आईसी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मान लिया कि ये एक इंडिफरेंस कर्व है IC1, ये एक इंडिफरेंस कर्व है, इसका नाम है IC2। इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है कि हर इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो क्या है? इक्वल है। लेकिन इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो ये पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि IC1 और IC2 दोनों का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल है। लेकिन अगर इस पॉइंट को मैं A मान लूं और इसके ऊपर वाले एरिया को देखूं और इससे कंपेयर करूं तो मुझे दिख रहा है कि ये ऊपर A के ऊपर जो मेरा IC1 है वो राइटवर्ड है और IC2 लेफ्टवर्ड है। यानी इस जगह पर IC1 वाला पार्ट हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा और IC2 वाला पार्ट कम सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा। और इस एरिया में सेम जगह पर IC1 क्या IC2 ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा और IC1 कम सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा। क्या एक टाइम पे ये दोनों बात पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देना है। तो इसीलिए कभी भी दो आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। आपको बात समझ में आ रही है? कभी भी दो आईसी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, और क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं आईसी never touches any of its axis। एक इंडिफरेंस कर्व किसी भी अपने एक्सिस को टच नहीं करेगी, एक्स या वाई को। क्यों? क्योंकि एक्स या वाई, एक्स को टच करने का मतलब कि उसका वाई जीरो हो गया। एक्स को टच करने का मतलब उसका वाई जीरो हो गया। आपने मैथ में पढ़ा है कि कोई भी चीज अगर एक्स वाले लाइन पर, लंबर लाइन पर अगर टच कर रही है, जैसे ये आप लोगों ने पढ़ा है बचपन में कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स पे है तो इसका मतलब इसका वाई कुछ नहीं है, इसका वाई जीरो है। कोई भी पॉइंट अगर वाई पर है तो इसका एक्स जीरो है। बात समझ में आ रही है? इसका एक्स क्या है? जीरो है। तो क्योंकि हमको इंडिफरेंस कर्व में कम से कम दो गुड्स की बात करनी है, तो यहां पर अगर एक्स को टच कर गया तो दूसरा गुड तो वैसे ही वो जीरो हो जाएगा। तो प्रेफरेंस कहां से? बात समझ में आ गई? तो यानी कि दोनों ही एक्सिस को क्या कर सकती है? ये टच नहीं करेगी। यानी क्या क्या बात समझ में आई कि आईसी स्लोप डाउनवर्ड, फिर हायर द आईसी हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, फिर आईसी नेवर टचेस एनी ऑफ इट्स एक्सिस। क्लियर हो गई बात? चारों बात आपको समझ में आ गई? ठीक है ना? एक आध पॉइंट और बुक में दिए रहते हैं, इन्हीं कंसेप्ट्स के अंतर्गत आएंगे वो। ठीक है ना? आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके आगे हम लोग कि ठीक है, इतनी सारी कहानियां तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स में एक ही बात तो समझते हैं, इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा ये बताइए। हमको सेटिस्फेक्शन कहां मिलेगा सबसे ज्यादा ये बताइए। तो सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? अब इंडिफरेंस कर्व पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और सबका हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक इंडिफरेंस कर्व पे तो होगा नहीं। तो कहां पर कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल होगा? कहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा? वहां पर जाने के लिए पहले हमको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, बजट लाइन का। वहां पर हमको एक कंसेप्ट क्या समझना पड़ेगा? पहले बजट लाइन का, और एक कॉन्सेप्ट दिया था एंड बजट सेट। बजट लाइन एंड बजट सेट। ठीक है ना? क्यों बजट लाइन या बजट सेट के बारे में बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समझिए मेरी बात, अगर मैं कहूं कि ये इंडिफरेंस कर्व है IC1, ये IC2, ये IC3, तो हम तो ऐसे कई सारे IC बना दें, जहां तक बोर्ड में जगह है बनाते जाएं। लेकिन उतने सारे IC में कोई तो एक ही IC होगी ना जो हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रही होगी, और हर इंडिविजुअल को अलग दे सकती है। और हम कह रहे हैं कि हायर द लेवल ऑफ IC हायर द सेटिस्फेक्शन। तो हो सकता है कि मैं इस IC पे अपने सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर लूं और अंबानी इस IC पे फुलफिल करते हो, क्योंकि उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा की डिमांड करती होगी। अब ये ज्यादा किस चीज पर निर्भर कर रहा है? उनके बजट पे डिपेंड कर रहा है। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? उनके बजट पे डिपेंड कर रहा है। मेरी बजट कुछ और है, मेरी बजट लाइन कुछ और बनेगी, अंबानी की बजट लाइन कुछ और बनेगी। बात समझ में आ रही है? रिक्शे वाले, ठेले वाले और लोगों की बजट लाइन कुछ और बनेगी। सबकी अपनी अपनी बजट लाइन है, लेकिन सभी अपने अपने जीवन में क्या है? एक मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करते ही करते हैं।
और अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि नहीं मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं मिलता है, मतलब गरीब को नहीं मिलेगा और अमीर को मिलेगा, तो आप मेरी ये बात नोट कर लीजिए कि अमीर भी कभी मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे नहीं रहता है, उसकी भी चाहत और की होती है। बात समझ में आ गई? तो अगर सबको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है तो सबको मिलेगा, और अगर किसी को नहीं मिलता तो किसी को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? थ्योरी बनाने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि सबको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उस इंडिफरेंस कर्व पे मिलेगा जहां पर उसके बजट लाइन को हमको समझना पड़ेगा। बात आपको समझ में आ रही? बजट लाइन को हमको उसके लिए समझना पड़ेगा। तो बजट लाइन क्या है? अच्छा ठीक है, बजट लाइन पे चलेंगे। उसके पहले अगर मैं ये कहूं कि अभी कुछ समय पहले मैंने जहां पे मैं वीडियो बना रहा हूं उसके पास एक शॉप है जहां पर मैं जाकर एक समोसा खा के आया हूं। ठीक है, मेरा मन कर रहा था कि बजट लाइन पढ़ाना है, तो उससे एक बार पूछ लूं कि आपकी बजट कितनी हुई आज समोसे से। तो उसने कहा कि आज मैंने लगभग 100 समोसा बेचा है और मेरे यहाँ हर समोसा 10 रुपए का है, यानी इसका मतलब कि आज हम 100 × 10 1000 रुपए क्या किए हैं, समोसे से बजट बनी है। यानी बजट निकालने के लिए आप क्या कह रहे हैं? बजट निकालने के लिए आप क्या कह रहे हैं? बजट निकालने के लिए आप कह रहे हैं कि प्राइस इंटू क्वांटिटी करिए और पता कर लीजिए कितना बजट कहां से आ रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी कर लीजिए। ठीक है, बात इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अगर पता करनी है किसी दुकान पर कि उनके किसी एक कमोडिटी से कितना वो कमाए हैं, कितना उससे वो बजट जनरेट किए हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिए कितने क्वांटिटी में आप उसको प्रोड्यूस किए थे और पर क्वांटिटी आप कितने में बेच रहे हैं, तो P × Q कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना उनका बजट उससे जनरेट हुआ है। क्लियर है बात? लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं इनडिफरेंस कर्व, और इनडिफरेंस कर्व में कम से कम 2 गुड्स होंगे, कम से कम 2 गुड्स होंगे। तो हम क्या कह लें? हम कह लें कि क्वांटिटी को हम x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं कह लूं कि एक गुड है जिसकी बजट P1 x1 से निकल रही है, P × Q, या फिर मैं कह लूं P1 × x1, और दूसरी वाली क्वांटिटी है जिसको मैं P2 × x2 से निकाल लूं, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा कि कितना लेवल ऑफ इनकम जनरेट हुआ है। इसके इक्वल समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो बजट किसके बराबर होगा, बजट लाइन किसके बराबर होगी या कहां तक जाएगी? जहां पर P1 x1 प्लस P2 x2 2 गुड्स के केस में क्या होंगी? इक्वल टू y, या हम कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू y होगी। अभी समझते हैं इस बात को। सॉरी, अभी इस बात को समझते हैं। जैसे मान लिया कि घर पे मुझे 1000 रुपए दिया गया, घर पे मुझे 1000 रुपए दिया गया और कहा गया कि जाओ 2 गुड्स हैं, इन 2 गुड्स को अपने हिसाब से कंज्यूम करके आओ। ठीक है ना? तो मेरा बजट कितने का है? 1000 का है। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं, अगर मेरे पास क्वांटिटी अगर एक x1 है और सॉरी पानी है क्या, और अगर मेरी दूसरी क्वांटिटी जो है वो x2 है, एक x1 है और एक क्या है, एक x2 है, तो मैं कह सकता हूं ना कि मेरे हिसाब से मैं इस x1 पे 500 खर्च कर सकता हूं और इस x2 पे 500 खर्च कर सकता हूं। मैं इस x1 पे मेरा मन मैं 400 खर्च करूं और इस पे 600 खर्च करूं। मेरा मन कि मैं इस पर 300 खर्च करूं और इस पे 700 खर्च करूं। मेरा मन इस पे 250 खर्च करूं, इस पे 750। यानी कि मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशंस क्या कर सकता हूं, इसके बना सकता हूं। लेकिन मैं मैक्सिमम खर्च कहां तक कर सकता हूं? 1000 तक ही कर सकता हूं ना मैक्सिमम खर्च। तो इसीलिए मैंने क्या कह दिया कि जो मेरा P1 x1 है और जो मेरा P2 x2 है, ये लेस देन इक्वल टू y होना चाहिए। हालांकि इसको y से नहीं m से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहां पर रियल मनी की बात करते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। अभी आप बस इतना समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं कि मैं या तो 1000 रुपए खर्च करूंगा, या तो 1000 के इक्वल खर्च करूंगा, या उससे कम खर्च करूंगा। यही तक तो मैं अटेन कर सकता हूं ना, इसके आगे ग्रेटर में तो मैं अटेनेबल ही नहीं है, उसके आगे तो मैं अटेन ही नहीं कर सकता उन चीजों को। बात आपको समझ में आ गई? इसी बात को अगर मैं ग्राफ से कहूं तो मैं कह सकता हूं, इसी बात को अगर ग्राफ से मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए x1 कमोडिटी है जिसको मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, x2 है जिसको मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अगर मैं 1000 रुपए खर्च करना चाहता हूं तो मेरा मन मैं पूरा 1000 रुपए यहीं खर्च कर दूं, पूरा का पूरा 1000 रुपए क्या करूं, यहीं पे खर्च कर दूं, x1 पे ही, OX1 पर ही। या मेरा मन मैं पूरा का पूरा खर्च x2 पे कर दूं। मैं यही कर सकता हूं ना कि पूरा 1000 इस पे खर्च कर दिया और एक भी x1 नहीं खरीदा। मेरा मन कि मैं पूरा खर्च x1 पे कर दूं और एक भी x2 ना खरीदूं। बात समझ में आ रही है? यानी मैं
OX1 पूरा खरीद सकता हूं जिसमें मैं एक भी यूनिट X2 नहीं परचेज कर रहा हूं, या फिर मैं X2 पूरा खरीद लूं और X1 0 कंज्यूम करूं। यही मेरा टोटल हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन इन्हीं के बीच में कहीं बनेंगे। या तो ये कॉम्बिनेशन होगा कि पूरा ये परचेज कर लूं, पूरा ये कर लूं, या तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, या तो कॉम्बिनेशन होगा इन्हीं के बीच का। और इन्हीं के बीच का कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए मैंने क्या किया, इन लाइन को आपस में ज्वाइन कर दिया। इन लाइन को आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, जिसके बीच में अब मुझे क्या दिख रहा है कि ये मुझे बजट लाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किस केस में, कि यही है मेरे जो टोटल 1000 रुपए के कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है। अगर मैं यहां हूं तो मतलब मैं कुछ यहां और कुछ यहां हूं, मतलब मैं कुछ इतना X1 और कितना X2 कंज्यूम कर रहा हूं, और ये टोटल मिल करके कितने हो रहे हैं, 1000 हो रहे हैं। जब भी मैं इस लाइन पे रहूंगा तो मैं खर्च 1000 कर रहा हूंगा, और जब भी मैं इस लाइन के अंदर कहीं इस पॉइंट पर आ गया तो इसका मतलब मैं कुछ 400 या 500 खर्च कर रहा हूं। अभी मैं पूरा खर्च नहीं कर रहा हूं, और जब तक मैं पूरा खर्च नहीं करूंगा, जब तक अपने इनकम का पूरा स्पेंड नहीं करूंगा, तब तक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे तो कभी नहीं रहूंगा। तो इसका मतलब अगर ये कोई पॉइंट P है तो ये मेरे लिए अटेनेबल कंडीशन तो है, ये मेरे लिए अटेनेबल कंडीशन तो है, लेकिन ये मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। आपको बात समझ में आ रही है, ये मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां कोई पॉइंट Q बना लूं तो भैया मेरे बजट के बहुत बाहर है, मुझे घर वालों ने 1000 रुपए दिया था और ये Q कह रहा है कि मुझे 2500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे जो मेरे बजट से बाहर है, इसलिए ये पॉइंट मेरे लिए अनअटेनेबल हो गई, अनअटेनेबल हो गई। आपको बात समझ में आ रही है, आपको बात समझ में आ रही है, सारी बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे डाउट कहा था, कुछ चीजें उनको नहीं समझ में आ रही थी, तो मैं इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये बजट लाइन आप समझ गए, जैसा कि मैं कह रहा था, मैं मान लिया कि मैं इस पॉइंट पर हूं और ये पॉइंट दिखा रहा है X1, X2 को। किसको दिखा रहा है, मैंने कहा ना ये X1, ये X2, ये वाला पॉइंट दिखा रहा है कि मैं इतना कुछ X1 और इतना कुछ X2 कंज्यूम कर रहा हूं, तो ये उसका कॉम्बिनेशन मुझे देखने को मिल रहा है। अगर मैं कुछ चेंज करूं और मैं यहां आऊं तो ये मुझे कुछ X1 में अब ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि X1 प्लस डेल्टा X1 कह सकता हूं। X1 में क्या किया, कुछ चेंज कर दिया X1 का, और कॉमा मैं इसको कह सकता हूं X2 X2 प्लस कुछ डेल्टा X2। ये कॉम्बिनेशन मुझे देखने को मिल गया, ये कॉम्बिनेशन मुझे देखने को मिल गया। क्लियर है बात इतनी। मैंने क्या किया, यहां से यहां गया तो मैंने कॉम्बिनेशन कुछ चेंज किया, यानी कुछ ऐसा मुझे चेंज देखने को मिल रहा है, जहां पर ये डेल्टा X2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डेल्टा X1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो डेल्टा X1 चेंज आया है इसमें, उस X1 में मैंने डेल्टा X1 चेंज कर दिया, और जो X2 में चेंज आया है डेल्टा X2, मैंने उसे कुछ प्लस डेल्टा X2 में रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात मुझे समझ में आ रही है, ठीक है, इतनी बात ठीक है। अच्छा मैंने लिखा क्या था इसके पहले कि P1 X1 प्लस P2 X2 मैक्सिमम क्या हो सकता है, इक्वल टू Y हो सकता है, इक्वल टू Y हो सकता है, ठीक है। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि P1 इंटू X1 प्लस डेल्टा X1। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि अब मेरा X1 क्या है, ये कॉम्बिनेशन X1 प्लस डेल्टा X1 है, और प्लस P2 X2 प्लस डेल्टा X2, और ये किसके बराबर है, ये इक्वल टू Y है। हालांकि M होता है, मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। इक्वल टू क्या हो गया, Y हो गया। अब अगर मैं इस वाले कॉम्बिनेशन, इसको मैं मान लूं सेकंड, इसको मैं मान लूं फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूं तो क्या P1 X1 यहां भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा और P2 X2 यहां भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा। क्या ये दोनों माइनस होंगे तो ये P2 X2 ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो यहां बचेगा क्या, P1 इंटू डेल्टा X1 और प्लस P2 इंटू डेल्टा X2 इक्वल टू Y। क्लियर है बात आपको, यही बचेगा। और यहां से अगर मैं ये कहूं कि आप मुझे बताइए कि डेल्टा X2 की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा X2 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कह सकते हैं ना कि ये y अपॉन, अच्छा इसको थोड़ा और आसान कर लेते हैं,
इसको थोड़ा और आसान कर लेते हैं। ये जो चेंज मुझे देखने को मिल रहा है, ये जो चेंज मुझे देखने को मिल रहा है, ये क्या दिख रहा है कि मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस किया तो P1 डेल्टा x1 प्लस P2 डेल्टा x2 देखने को मिल गया। क्या मैं यहां से ये बात लिख सकता हूं कि डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस P1 अपॉन P2 को? मुझे बताइए, आप में से किसको ये बात मैथमेटिकली थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? जब मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो y माइनस वाई भी तो होगा, y माइनस वाई होगा तो ये क्या होगा? ये 0 होगा। अरे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस किया तो क्या मिला? P1 डेल्टा x1 प्लस P2 डेल्टा x2, और राइट हैंड साइड y माइनस वाई होगा तो 0 बचेगा। अब अगर ये 0 बचेगा तो मैं इसके आगे लिख सकता हूं ना ये बात कि P1 इंटू डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस P2 इंटू डेल्टा x2। और अब क्या मैं P1 को यहां लेते जाऊं और x2 को यहां लेते जाऊं? बोलिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहां से अब मैं डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा x2 इज इक्वल टू माइनस P2 अपॉन P1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इसको ठीक कर लीजिए, P2 अपॉन P1 लिख सकता हूं। आपको ये देखने को मिल रहा है डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा x2 इज इक्वल टू माइनस P2 अपॉन P1। देखिए, जो लोग इस चीज के बारे में पूछ रहे थे मैंने उनके लिए ये चीज बताया है। हालांकि एग्जाम में 11th या 12th लेवल पे ये डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, ठीक है ना। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो भी आप सिर्फ एक बात याद रखिए कि ये क्या दिखाता है, हम प्राइस रेशियो की तरीके से भी, प्राइस रेशियो की तरह से भी बजट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई कि बजट लाइन को हम क्या लिख सकते हैं? प्राइस रेशियो। या तो बजट लाइन लिखें या तो हम क्या लिखें? प्राइस रेशियो लिखें। आप कई बार देखेंगे तो वहां पर P2 अपॉन P1 या P1 अपॉन P2 से क्या करेगा? रिप्रेजेंट किया होगा बजट लाइन को। तो यही उसका डेरिवेशन है, यही उसका क्या है? यही उसका डेरिवेशन है। बात आपको समझ में आ गई? बात आपको समझ में आ गई? यानी डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा x2 इज इक्वल टू माइनस P2 अपॉन P1। और अगर आप डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1 बुक में देख रहे हैं अपने एनसीईआरटी में, तो डेल्टा x2 अपॉन x1 करेंगे तो ये माइनस P1 अपॉन P2 हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई? बात आपको समझ में आ गई? तो ये आप समझ सकते हैं यहां से, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो बच्चे घबराएंगे, घबराना नहीं है, ये सबके लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था इसलिए मैंने ये बना दिया। आपको अपने क्लास लेवल पर 11th-12th लेवल तक सिर्फ यही जानना है कि बजट लाइन को हम लोग प्राइस रेशियो भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ये भी हम कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक आज का वो है क्या? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम है थ्रू आईसी अप्रोच, थ्रू आईसी अप्रोच, ठीक है। अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी अप्रोच में क्या होगा? देखिए, जो मैंने बजट लाइन का कंसेप्ट लिया है वहीं से ये बात आएगी। मैंने एक बजट लाइन ड्रॉ कर दी, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी बजट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? कई सारे आईसीज बना रहा हूं, IC1, IC2, IC3, कई सारे आईसी बन गए। अब मुझे यह पता करना है कि किसी कंज्यूमर को सही कई सारे इंडिफरेंस कर्व में से कहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अच्छा, एक्स एक्सिस पे क्या है? गुड, एक्स गुड, वाई ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। क्लियर है बात? अब आप ये बात कहिए कि अगर IC1 की हम लोग बात करें, अगर IC1 की हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं ना कि IC1 पर जो कॉम्बिनेशन मिलेंगे वहां पर हम अपने बजट लाइन के अंदर हैं, यानी अटेनेबल तो है लेकिन हम पूरा खर्च नहीं कर रहे हैं, यानी यहां पर हमको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। IC3 जो है वो अनअटेनेबल है, तो यहां भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन IC2 जो है वो क्या दिखा रहा है कि बजट लाइन पर इंडिफरेंस कर्व touches budget line at a single point, that is at
पॉइंट ई, दैट इज एट पॉइंट ई। और ये ई क्या दिखाएगा, ये ई दिखाएगा कि मैं बजट, अपने बजट के हिसाब से ही अपने कॉम्बिनेशन ई को चुन रहा हूं, यानी यही वो जगह है जहां पर मैं क्या होऊंगा, मैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे होऊंगा। यानी कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कहां होगा इंडिफरेंस कर्व थ्रू अप्रोच के थ्रू, तो जब बजट लाइन को व्हेन आईसी टचेस अ बजट लाइन एट अ सिंगल पॉइंट, तो उस जगह पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पे होगा। IC1 पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी वो अपने इनकम का पूरा स्पेंड नहीं किया। IC3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी IC3 पे पहुंचने की उसकी क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। बात समझ में आ गई, वो अनअटेनेबल है। IC2 अटेनेबल है और वो सिंगल पॉइंट जो ई है वो ई रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने बजट लाइन को वो टच कर दिया है, यानी जितनी उसकी बजट है उतना ही वो उसी कॉम्बिनेशन को चुन रहा है एट पॉइंट ई, और यही उसका क्या हो जाएगा, कंज्यूमर्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल थ्रू इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। आपको बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात, कोई डाउट इसमें नहीं। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे एक टॉपिक पूछता है इनडिफरेंस कर्व मैप। तो इनडिफरेंस कर्व मैप में कुछ नहीं होता है, कई सारे आईसी के बंडल्स होते हैं 1 2 3 4, तो उन्हीं के बंडल्स को जो रिप्रेजेंट करता है उसको आईसी मैप कहते हैं। बात समझ में आ गई, एक आईसी नहीं, वहां कई सारे आईसीज के बंडल्स को रिप्रेजेंट करने वाला जो कर्व होगा, जो ग्राफ होगा, वो क्या होगा, आईसी मैप को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, एक और बात बजट लाइन की, एक और बात बजट लाइन की। अगर मान लीजिए यहां पर x1 है, यहां पर x2 है, जैसा कि मैं कह रहा था, और ये एक बजट लाइन है AB, ये बजट लाइन है AB, ठीक है। अगर मान लीजिए जो x1 है, x1 उसकी प्राइस पहले से कम हो जाए, उसकी प्राइस पहले से क्या हो जाए, कम हो जाए। जो x1 कमोडिटी है और यहां पर x2 कमोडिटी है, x1 की कीमत अगर पहले से कम हो जाए तो क्या अब उतने ही बजट में, उतने ही रुपए में हम ज्यादा x1 खरीद पाएंगे? तो ये क्या होगा, ये बजट लाइन यहां चला जाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि x1 सस्ता हो गया तब उतने ही रुपए में ज्यादा x1 खरीद पा रहे हैं, तो ये A और ये B डैश हो गया। बात समझ में आ गई। अगर ये बजट लाइन, अगर प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, अगर प्राइस बढ़ जाए इस केस में, तो x1 की प्राइस अगर बढ़ी है, x1 की प्राइस अगर बढ़ी है तो पहले से x1 कम खरीद पाएंगे उस रुपए में, तो इसलिए क्या होगा, कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। सेम इसी तरीके से अगर y की बात करें, मतलब x2 की बात करें, तो x2 अगर ये मेरा AB बजट लाइन है, अगर x2 सस्ता हो जाए तो अगर पहले हम OA अगर हम x2 परचेज कर पाते थे, तो क्योंकि सस्ता हो गया है तो अब इससे ज्यादा कर पाएंगे, यानी कुछ यहां तक करेंगे, और x1 में कोई चेंज नहीं आया है तो ये कुछ क्या होगा, राइटवर्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। अगर हमारा x2 जो है, अगर हमारा x2 जो है, अगर हमारा x2 पहले से क्या हो जाए, x2 की प्राइस पहले से बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाएगी तो अब उतना नहीं खरीद पाएगा, कुछ कम खरीद पाएगा, तो यहां आ जाएगा, यानी अब वो कुछ यहां रहेगा, यानी ये क्या हो गया, नीचे आ गया। तो ये क्या है, ये आपका रोटेशन उस पर दिखा रहा है, ठीक है ना। और अचानक से ये आपका सारे केस किस चीज के हो गए, ये आपके सारे केस हो गए रोटेशन के, ठीक है। लेकिन एक केस हो सकता है शिफ्टिंग का। शिफ्टिंग में क्या होगा कि अगर ये बजट लाइन है AB, ये एक बजट लाइन है AB, तो अगर मैं पहले 1000 रुपए घर से लेकर के निकलता था, अब मुझे घर वाले 1500 रुपए देना शुरू कर दिए, यानी मेरा बजट पहले से क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, तो मैं x1 x2 दोनों क्या कर सकता हूं, ज्यादा परचेस कर सकता हूं, तो मेरा बजट ही इंक्रीज कर गया है, यानी अब पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है। बात समझ में आ गई। क्या हो गई, लोगों की सैलरी इंक्रीमेंट हो गई तो बजट क्या हो गया, बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। कोविड आ गया, उनका बजट पहले से कम हो गया, तो वो उस केस में क्या होगा, अगर ये बजट लाइन पहले थी तो क्योंकि कोविड आ गया, अब पैसे नहीं आ रहे हैं, तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। आपको बात समझ में आ गई। तो ये सारी बात यहां पर किया हुआ है, ये सारी बात यहां पर क्या किया हुआ है, यानी कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें यहां पर समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट यहां पर आ रहा हो तो आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर से मैं कह रहा हूं, कई स्टूडेंट्स, क्योंकि कई लोग कहते हो कि सर कॉमर्स या आर्ट्स तो इसलिए लिया था कि मैथ से पीछा छूट जाए, तो सर ये सब आप क्या करा रहे हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि ये चीज़ कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा था, इसलिए मैंने बनाया है।
बाकी ये रेलिवेंट नहीं है क्लास 11 12th लेवल पर। आप सिर्फ ये जानिए कि बजट लाइन है या कुछ P1/P2 से हम प्राइस रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं। आता कैसे है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है इस लेवल पे, ठीक है ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा लाइक उसको ज़्यादा कीजिए, वीडियो थोड़ा लाइक वगैरह कीजिए, शेयर वगैरह कीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए भाई। सब्सक्राइबर्स अभी भी बहुत अच्छे से इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा हेल्प कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।